बात स्वाभिमान पे आए तो टकराना भी जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। बनारस है, यहाँ पे आपकी अरबों रुपए की संपत्ति सिर्फ 50 रुपए में भी बिक सकती है। बना के दिखाऊंगा और हर सीरीज में इसकी परतें उधेड़ते चला जाऊंगा और नाम बहुत बड़े बड़े खींच कर लेकर आऊंगा। मैं किसी से डरने और दबने वाला इंसान नहीं हूँ। इस मामले को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, ये मैं आपको एकदम आंखों में आंखें डाल के विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों, बात स्वाभिमान पे आए तो टकराना भी जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। नहीं तो यकीन मानिए, ये बनारस है, यहाँ पे आपकी अरबों रुपए की संपत्ति सिर्फ 50 रुपए में भी बिक सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा बन के बनारस की आवाज एक बार फिर आपके साथ, आपके पास। दोस्तों, मैं जहां खड़ा हूं, आज मैं इस जगह का, इस विवादित जमीन का, इस प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट आपके लिए बनाकर ला रहा हूं। और इस पार्ट में दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी थी, वो वीडियो मैं टैग कर दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन आज इसकी जो है, मैंने आपसे कहा था कि इसको सीरीज बना के दिखाऊंगा और हर सीरीज में इसकी परतें उधेड़ते चला जाऊंगा और नाम बहुत बड़े बड़े खींच कर लेकर आऊंगा। और इस सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है यहाँ पर एक फर्जी रास्ते का विवाद भी खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर निकल कर आती है कि मैंने कहा कि 50 रुपए के फर्जी पेपर पर सारी प्रॉपर्टी को गोलमाल किया गया है, और यहाँ पर जो है ये रास्ता का एक विवाद बनाया गया। सारी चीज़ें दोस्तों मैनिपुलेट की गई हैं, और मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा कि वन प्लेस ग्रुप के रणविजय सिंह, जो अपने आप में बहुत पहले से ही डिस्प्यूटेड माने जाते हैं, और ये सारी संरचना जो खेल इस बिल्डिंग पर चल रही है, ये कहीं न कहीं किया धरा उनका है। इसमें दूसरा नाम दोस्तों नीरज अग्रवाल आरके मार्बल का भी आया। उनसे भी बात मैं जरूर करूंगा इस मुद्दे पर आकर यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने बिना कागज की जांच पड़ताल किए। अगर आदमी जो है 100 रुपए का भी सामान खरीदता है तो उसकी जांच पड़ताल करता है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या आरके मार्बल के नीरज अग्रवाल को ये नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड चल रही है, और सिर्फ 50 रुपए के कागज पे उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है, मतलब किसी की दबाव में काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पीड़ित पक्ष की कहीं कोई सुनवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर में किस तरह से इस पूरे मामले को बनाया गया है। हम थोड़ा सा यहाँ पर आंटी जी से आज फिर समझेंगे, इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आज हम समझेंगे कि ये रास्ते का विवाद क्या है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो डीड मैंने यहाँ पर देखी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी जब हैंड ओवर की जाएगी तो पूरा तरह से बना कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बार मैं दिखाऊं कि ये देखो, सारी चीजें अर्धनिर्मित हैं। अभी यहाँ पर किसी तरह का कोई काम पूर्ण रूप से किया हुआ नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर में इतनी बड़ी धांधली, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, किसके जो है दबाव में, या वो कौन बहुत बड़ा नाम है जो इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है। देखने वाली बात होगी। हम बात करेंगे यहाँ पर आंटी जी से कि ये रास्ते का विवाद क्या है। आंटी जी, आपके हौसले को तो आवाज न्यूज सैल्यूट करता है कि आप इतने बड़े लोगों से लड़ रही हैं, इसलिए मैं आपके साथ इस बुलंद आवाज का हिस्सा बनता हूं। और आज आप देश की जनता को बताइए, इस वीडियो को मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग करूंगा, और मैं सभी लोगों से, जो लोग देख रहे होंगे, विरोधी विपक्षी लोग जो बहुत बड़े लोग हैं, तो यकीन मानिए कि मैं किसी से डरने और दबने वाला इंसान नहीं हूं। इस मामले को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, ये मैं आपको एकदम आंखों में आंखें डाल के विश्वास दिलाता हूं। सबसे पहले तो मेरा सामने आने का एक रीजन है कि मेरे घर के सभी आदमियों को फर्जी मुकदमे में, FIR में फंसाया गया। वो भी ऐसे इंसान के सर फूटने का इल्जाम लगाया है जो कि 3-4 दिन बाद से यहाँ घूम के काम करवा रहा है। उसकी मेरे पास फोटो है और उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी है कि उसको कितना घाव लगा है, जो कि मैं सर को दे दूंगी, ये बाद में उसे डाल देंगे। ये रास्ते का क्या विवाद आप बता रही हैं? ये रास्ते का उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला पॉइंट उठाया था कि इस रास्ते के बारे में उनको अंधेरे में रखा गया।
जबकि ये देखिए हमारे डीड के पेज नंबर 73 में, आप लोग प्लीज ये लाइन पढ़िएगा। देखिए इसमें क्लियर लिखा है कि उक्त भूमि पर, उक्त मतलब मेरी भूमि पर ये रास्ता कायम है पहले से, जिसपे हर प्रकार के साधन आ जा सकते हैं। तो अगर उक्त भूमि पर ये रास्ता पहले से कायम है तो उनका पहला ये इल्जाम हमारे ऊपर कि हमने उन्हें धोखे में रखा, ये अपने आप में ही गलत साबित हो जाता है। ये रणविजय सिंह ने जो भी कहा, लेकिन नीरज अग्रवाल सर ने इसकी पुष्टि क्यों नहीं की? एक 10 रुपए की सब्जी भी खरीदता है आदमी तो देखता है कि सड़ा हुआ तो नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा 10-12 करोड़ 15 करोड़ जितना भी वो कहते हैं उतना एग्रीमेंट किया या पैसा दिया, तो हमें तो दिया नहीं। जिस बिल्डर को दिया उस बिल्डर से उन्होंने ये क्लियरिफाई क्यों नहीं किया कि ये क्या सारे पॉइंट्स जो आज मुझे, जबकि मैं वकील नहीं हूँ, ध्यान से पढ़ने पे पॉइंट्स पता है, वो उनको क्यों नहीं पता चले, उनके वकीलों को क्यों नहीं पता चला? और सबसे बड़ी बात, प्रथम पक्ष से उन्होंने बात क्यों नहीं की? रजिस्ट्री 50 रुपए की नोटरी पे क्लियर लिखा है कि उक्त भूमि पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगर ये रणविजय सिंह और नीरज अग्रवाल के रजिस्ट्री का ये कागज का वो है, अगर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तो क्या ये निर्माण कार्य है? इस पे फ्रॉड सिग्नेचर है। 2021 में ये बना है डीड, जिसके बारे में हम में से किसी को नहीं पता। ये डीड हमें नीरज अग्रवाल जी ने ही दिखाया। इसी वजह से जो ये टाइपिंग थोड़ी सी ब्लर आई है, इसी वजह से, क्योंकि हमने पिक्चर लिया था। आप मेरा ओरिजिनल कागज और ये सिग्नेचर अगर थोड़ा ध्यान से मिलाएंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड सिग्नेचर है। यहाँ पर मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, मामला बहुत बड़ा है। और कहीं न कहीं ये जो है आप समझ सकते हो कि ऐसा न हो कि ये रक्त रंजित मामला भी बनता चला जाए। और अगर जो है ये पीड़ित पक्ष कह रहा है कि ये फ्रॉड सिग्नेचर है, तो आखिर में जिला प्रशासन को एक फोरेंसिक जांच छोटी सी करवा लेने में क्या दिक्कत समझ में आ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की भी मंशा यहाँ पर जो है कुछ हीला हवाली की नजर आती है। विजयन सेठ का मेडिकल फिर से करवाना है कि क्या उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें कि वो चोटिल होके 8 से 10 दिन हॉस्पिटलाइज थे, किस हॉस्पिटल में भर्ती थे वो? और दूसरी बात, उन्होंने कांटेक्ट किया था हम लोग, मेरे बेटे से, कि उन्हें इसमें से बाहर निकलना है, लेकिन फिर पता नहीं कल क्या हुआ, वो बैक हो गए। कौन बाहर निकलना चाह रहा है? विजयन सेठ और विनीत सिंह। ये लोग कौन है? जिनके नाम पे अग्रवाल जी ने मेरे पूरे परिवार के जेंट्स लोगों पे एफआईआर किया है। अच्छा। कि विजयन सेठ का सर फूटा है, उनके ऊपर 110 के तहत मेरे घर वालों ने हमला किया है। ये झूठी एफआईआर है। जबकि वो तो वीडियो में, पिछले वीडियो में आराम से घूमता टहलता दिख रहा है। घूमता टहलता ही नहीं, मैंने उनके सर की भी पास की पिक्चर भी क्लिक की है। वो आप लोग अगर जूम करके वीडियो देखेंगे तो दिखाई देगा कि वहाँ कौन सा निशान है। अब आप लोग बताइए कि अगर मेरी तरफ से प्रशासन पे दबाव पड़ रहा है तो मेरे साथ ही ये जाति कैसे हो सकती है कि मेरा पक्ष, सारे जेंट्स मेरे बाहर हैं, घूम रहे हैं, सामने नहीं आ सकते हैं, और उनका पक्ष कैसे सिक्योर है? मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, उनकी एफआईआर दर्ज क्यों हो गई? हम लोग को कोर्ट के जरिए एफआईआर क्यों करवाना पड़ रहा है? क्यों शासन प्रशासन ने हमारा नहीं सुना? हम लोग घूमते रह गए 10 दिन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ये फर्जी सिग्नेचर है, आप लोग कुछ तो, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो इसका फैसला कौन करेगा? ये बात कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं आती है। मैंने बहुत से मामले बनारस में देख लिए हैं, मेरे पास एक से बढ़कर एक मामले आते रहते हैं, और हर मामला कहीं न कहीं जो है पीड़ित पक्ष पुलिस से ही प्रताड़ित दिखाई पड़ता है। तो सवाल उठता है कि आखिर में बनारस में पुलिस क्यों न्यूट्रल होकर काम नहीं करती है? क्यों जो है पीड़ित पक्ष, गरीब पक्ष को ही दबाया जाता है? सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योजना है कि भूमाफिया की कमर तोड़ने का, क्या इसी तरह से भूमाफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है? मैं एक नहीं बहुत सारे मामले अब लेकर आने की तैयारी कर रहा हूं बनारस में इस तरह के, जहां पर पीड़ित को ही पुलिस की तरफ से दबाया जाता है। देखिए आंटी जी, पुलिस से, बनारस पुलिस से तो अब उम्मीद आप छोड़ दीजिए, ये आपके पक्ष से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर दबाव शायद ज्यादा पड़ गया है।
आप सीधा बोलिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, और मैं इस वीडियो को टैग करके उनके पास तक पहुंचाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समझिए कि योगी जी आपके सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का आप पे बहुत विश्वास है। आपने जो कुछ भी अच्छा काम किया है उसको देखते हुए हम लोग को पूरी आशा है कि इस मामले को संज्ञान में लेके आप न्यूट्रल जांच कराइए। आप मेरी भी मत सुनिए, आप अपने स्तर पे ऐसे लोगों को इसमें नियुक्त कीजिए जो ना मेरी सुने ना उनकी सुने, आपकी सुने। न्यूट्रल जांच करवाइए और इसमें देखिए कि विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, रणविजय सिंह और नीरज अग्रवाल, वो दोषी हैं या हम लोग दोषी हैं। अगर आपकी तरफ से नियुक्त किए गए अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी। और अगर आप किसी अन्य को टैग करेंगे कि हाँ बनारस में, तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार वाले बाहर हैं। हम महिलाएं आज सामने आने के लिए मजबूर है क्योंकि हमारे घर पुरुष नहीं हैं। हमें मजबूर किया गया है सामने आने के लिए, इसीलिए कि पुरुष नहीं रहेंगे तो वो मनमानी हिसाब से काम करवाएंगे। हमारी बाउंड्री बीच में उन्होंने बना दिया। आप दिखाइए उधर, जो पिछली बार भी हम लोगों ने दिखाया था। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं दोस्तों कि देख लीजिए, ये कॉमन एरिया है। डीड में लिखा है कि कॉमन एरिया में किसी तरह की जो है काम नहीं किया जाएगा, लेकिन आप देखो ये कॉमन एरिया है और इस कॉमन एरिया में बीच में यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि एक जो है रोड़ा लगा दिया गया है, दीवार बना दिया गया है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर में बनारस की पुलिस को एक न्यूट्रल जांच कराने में कहाँ दिक्कत समझ में आ रही है। जो पीड़ित पक्ष है वो तो सीधा कह रहा है कि उन्हें सिर्फ एक न्यूट्रल जांच करवा दिया जाए, सारे पेपर की जांच करवा दी जाए। तो आखिर में सवाल उठता है कि बनारस पुलिस, कैंट थाने की पुलिस या बनारस के आला अधिकारियों को कहाँ दिक्कत समझ में आ रही है। क्या बनारस की पुलिस तब अपनी आंखें खोलेगी, उनकी तंद्रा तब भंग होगी जब यहाँ पर जो है गोलीबारी हो जाएगी या ये बिल्डिंग रक्त रंजित हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हालात और माहौल कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर कुछ भी घटित हो सकता है। तो कमिश्नर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक न्यूट्रल जांच कराइए। अगर नहीं हो सकता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र का मान सम्मान रखते हुए इस बिल्डिंग का, ये बड़ा मामला है, कोई छोटा मोटा मामला ये नहीं है दोस्तों, इस बिल्डिंग की यहाँ पर एक न्यूट्रल जांच होना बहुत जरूरी है। नहीं तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में यहाँ पर रक्त रंजित होने की पूरी संभावना है। मैं बार बार इंडिकेशन दे रहा हूँ जिला प्रशासन को। ये देखिए, ये मेरी खतौनी है जिसपे कि अभी हम लोगों का नाम है। कहीं भी रणविजय सिंह, रीचा सिंह, वन प्लेस का कहीं जिक्र नहीं है। और ये वो 50 रुपए का नोटरियल है जो कि फर्जी है। और इसके आधार पे अगर नीरज अग्रवाल जी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाया है तो उनकी सोच को सलाम है। 50 रुपए की फर्जी नोटरी पे अगर उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी कराई है, कैसे कराई है बिना जांच के, मुझे नहीं पता। ये उनसे, अगर ये इसको बेस मान के वो बता रहे हैं मेरी नोटरी है, मेरा रजिस्ट्री है, तो ये तो वैसे ही 50 रुपए पे नील है, कैंसिल हो जाए वैसे भी है। तो कैसे वो दावा कर रहे हैं कि मेरी रजिस्ट्री सही है? ला के मुझे दाखिल खारिज दिखाएं कि उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज कराया है, ला के दिखाएं मुझे। आवाज न्यूज एक सीधा और स्पष्ट सवाल करता है वन प्लेस के ऑनर रणविजय सिंह से कि श्रीमान जी, आप बताइए और बनारस का हर शख्स बतावे, एक से बढ़कर एक एडवोकेट बतावे। जो एडवोकेट लोग आवाज न्यूज को सपोर्ट करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये संभव है कि खतौनी में जिसका नाम नहीं है वो मालिक होगा या जिसका नाम है वो मालिक होगा। पहला सवाल ये उठता है। और दूसरा सवाल उठता है कि क्या 50 रुपया के नोटरियल पर इस प्रॉपर्टी का पूरा जो है खरीद फरोख्त किया जा सकता है? क्या ये संभव है या नहीं, इसको जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल जेल रोड से ये जो विवादित बिल्डिंग चल रही है इसकी सेकेंड सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। और मैं फिर वादा करता हूं बनारस की जनता से और सभी लोगों से, जो लोग खास करके मुझे देख रहे हैं, जिनके आंखों की मैं किरकिरी बन चुका हूं, मुझे पता है
कि मुझे भी घेरने और गिराने की तैयारियां चल रही है, लेकिन सैल्यूट है उन लोगों को, आप पूरी तैयारी करते रहे, मुझे रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसका तीसरा पार्ट भी लेके आऊंगा और बार बार लेके आऊंगा, तब तक लेके आता रहूंगा जब तक कि न्यूट्रल जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको जो है सेंट्रल जेल रोड के विवादित बिल्डिंग से आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसके अगले सीरीज में आपको मैं जरूर एक नई अपडेट दूंगा। हाँ बताइए आंटी जी। खतौनी है वो मैंने ऐसे ही निकाला हुआ दिखा दिया था, ये रजिस्टर्ड खतौनी है, जिससे बाद में ये ना हो कि उन्होंने ऐसे ही कुछ बनवा लिया था या कर लिया था, यहाँ मोहर लगा हुआ है। इसे कौन झुटला सकता है? इसे कौन झुटला सकता है? आप देखिए, आप यहां पर देखिए, इसे कौन झुटला सकता है? मेरा फिर से सवाल है, मतलब एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी का फ्रॉडगिरी बनारस में चल रहा है। और मैं फिर चेतावनी के तौर पे कहता हूं जो है कि इस मामले का न्यूट्रल संज्ञान करवाइए श्रीमान मोहित अग्रवाल जी, नहीं तो यहां पर एक बहुत बड़ा विवाद पनपता चला जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल जेल रोड के विवादित बिल्डिंग से सेकेंड सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।